नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती वियोग वर्णन के 10वें खंड की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका संदर्भ वही रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। और अब हम इसके प्रश्न को समझते हैं। तो पूस का महीना लग गया है। रानी नागमती जाड़े की ठिठुरन और अपने पति के वियोग से बहुत दुखी हैं। ठंड और अकेलापन उनके लिए असहनीय हो गया है। विरह के दुख से उनका शरीर क्षीण होता जा रहा है। तो ये था इसका प्रश्न और अब हम समझते हैं व्याख्या को। तो पहली पंक्ति है, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाय लंका दिस चांपा। पूस यानी पौष का महीना, जाड़ सर्दी, थर थर यानी कपकपाना, तन यानी शरीर, कांपा कांप उठा, सूरज यानी सूरज, जाय चला गया है या फिर ढल गया है, लंका दिसी यानी लंका दिशा की ओर अर्थात दक्षिण दिशा, चांपा यानी अस्त हो गया है। तो रानी नागमती अपने विरह दुख को प्रकट करते हुए कह रही हैं कि पौष का महीना भी आ गया है और भीषण ठंडक पड़ रही है। सर्दी के कारण उनका जो शरीर है वो थरथराहट के साथ कांप रहा है। जो सूर्य है वो लंका दिशा की ओर अर्थात दक्षिण दिशा में जाकर अस्त हो गया है, क्योंकि लंका भारत के दक्षिण में पड़ती है। और यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि दिन ढल चुका है, अब रात आने वाली है और ठंड के साथ ही साथ जो विरह की पीड़ा है वो और भी गहरी हो जाएगी। फिर अगली पंक्ति है, विरह बाढ़ दारुण भासियो, कपि कपि मरो लेई हर जीव। विरह यानी विछोह, बाढ़ अत्यधिक बढ़ जाना, दारुण यानी भयानक या फिर कठोर, भा हो गया है, सियु यानी शीत ऋतु, कपि कपि बार बार कपकपाते हुए, मरऊं मरती हूँ, ले हरि हरण कर लेगा, जियो मेरा जीवन। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह की पीड़ा मेरे लिए बाढ़ की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह शीत ऋतु का मौसम मेरे लिए इतना भयानक और असहनीय हो गया है कि काटे नहीं कटता। मैं बार बार कांपते हुए मर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि यह भीषण ठंडक अब मेरे प्राणों को ही हर लेगी, यानी मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। फिर अगली पंक्ति है, कंत कहाँ लागो ओहियरे, पथ अपार सूझ नहीं नियरे। कंत यानी प्रियतम या फिर पति, कहाँ यानी कहाँ तक या फिर किस ओर, लागो लगाऊं, ओहि यानी उसके, हियरे हृदय में, पथ अर्थात रास्ता, अपार जिसका कोई पार ना हो यानी बहुत बड़ा, सूझ दिखाई देना, नहीं यानी नहीं, नियरे निकट या फिर पास। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे मेरे प्रियतम, तुम कहाँ हो जो मैं आकर तुम्हारे हृदय से लग जाऊं। तुम्हारे पास आने का जो मार्ग है वो अत्यंत कठिन और लंबा है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तुमसे मिलने का, तुम्हारे पास आने का मुझे कोई उपाय ही नहीं सूझता। अर्थात प्रिय से मिलने का जो मार्ग है वो रानी के लिए असंभव और कठिन प्रतीत होता है। मार्ग बहुत दूर और असंख्य बाधाओं से भरा है। इसी कारण वह असहाय होकर कह रहे हैं कि हे मेरे प्रियतम, मैं तुम्हें अपने हृदय से या अपने गले से कैसे लगाऊं। फिर अगली पंक्ति है, सौर सपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी। सौर यानी चादर, सपेती अर्थात सफेद, आवे आती है, जूड़ी यानी ठंडक या फिर बुखार, जानहु समझो, सेज यानी पलंग या फिर बिस्तर, हिमंचल बर्फ का पर्वत या फिर हिमालय, बूढ़ी डूब गई। तो रानी नागमती कहती हैं कि जब मैं सफेद रंग की चादर को देखती हूँ तो मुझे जूड़ी आने लगती है, मुझे बुखार चढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी जो सैया है वो मानो बर्फीले हिमालय में डूब गई है, या फिर जो मेरा बिस्तर है, मेरी जो सेज है वो हिमालय पर्वत के समान एकदम ठंडी हो गई है, बर्फ का पहाड़ सा बन गई है। यहाँ विरह और शीत का मिला जुला वर्णन है, जिसमें शारीरिक जाड़ा हृदय की पीड़ा को और भी बढ़ा देता है। फिर अगली पंक्ति है,
चकई निस बिछुरे दिन मिला, हौ दिन रात बिरह कोकिला। चकई जो कि एक पक्षी है, निसी रात, बिछुरे बिछड़ता है, दिन दिन में, मिला मिल जाता है। हौ अर्थात मैं, दिन राति दिन और रात दोनों का समय, विरह यानी वियोग, कोकिला यानी कोयल। तो रानी नागमती कहती हैं कि चकवा पक्षी तो केवल रात में अपने प्रियतम से बिछुड़ता है और दिन होते ही अपने साथी को फिर से पा लेता है, अपने साथी से पुनः मिल जाता है। पर मैं तो दिन और रात हर समय विरहिणी कोयल की भांति दुख में डूबी रहती हूँ। मेरे लिए ना तो रात सुखद है और ना ही दिन, चारों ओर केवल वियोग की पीड़ा ही छाई रहती है। फिर अगली पंक्ति है, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पखी। रैन यानी रात्रि, अकेली अकेली, साथ यानी संग या फिर साथ, नहीं यानी नहीं, सखी सहेली, कैसे किस प्रकार, जिए जिया जाए, बिछोही विरह से पीड़ित, पखी यानी पक्षी। तो रानी नागमती कहती हैं कि रात बड़ी ही कठिनाई से कट रही है, मैं अकेली रह जाती हूँ, मेरे पास ना तो कोई सखी है, यानी मेरा दुख बांटने के लिए मेरे पास कोई सखी सहेली नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है जो मेरा दुख बांट सके। ऐसे में मेरा जो जीवन है एक वियोगी पक्षी की भांति हो गया है, जिसका साथी उससे बिछड़ गया हो। तो ऐसा पक्षी जिसका जोड़ा उससे बिछड़ गया हो, वह अब कैसे जीवित रह सकता है। यानी बिना प्रिय के यह अकेलापन रात को और भी पीड़ादायक बन जाता है। फिर अगली पंक्ति है, विरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई और मुए न छाड़ा। विरह यानी प्रिय से बिछोह, सचान यानी बाज, भयो हुआ, तन यानी शरीर, जाड़ा शीत या फिर ठंडक, जियत जीवित रहते हुए, खाए खा रहा है, आओ यानी और, मुए मरते समय, न छाड़ा नहीं छोड़ा। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरे शरीर में लगने वाली ये जो ठंडक है, ये जो जाड़ा है, मेरे लिए विरह रूपी बाज की तरह हो गया है। जिस प्रकार बाज पक्षी किसी भी घायल जानवर को जीते जी तो खाता ही है और मरने पर भी नहीं छोड़ता, यानी कोई भी जानवर अगर मर जाए तो जो बाज पक्षी है वो उसे खाने लगता है, और वो जीवित रहता है तब भी खाता है और मरने के बाद में तब भी खाता है। तो वही चीज यहाँ पर रानी नागमती कह रही हैं कि ये जो जाड़ा है मेरे लिए बाज के समान हो गया है, ये जीते जी तो मुझे सता ही रहा है और मरने पर भी नहीं छोड़ेगा। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, रकत ढूरा मासू गरा, हाड़ भयो सब संख, धनि सारस होई ररिमुई, प्यू समेटहि पंख। रकत यानी रक्त या फिर खून, ढूरा जमाओ, मासू यानी मांस, गरा गल गया है, हाड़ अर्थात हड्डी, भयो हो गया है, सब यानी सभी कुछ, संख अर्थात कंकाल, धनी स्त्री, सारस अर्थात सारस पक्षी, होई हो गई, ररी मुई अर्थात चिल्ला चिल्ला कर मर गई, पियू प्रियतम, समेटहि समेट लो या फिर इकट्ठा कर लो, पंख यानी कि पंख, यहाँ पर हम पंख को मिट्टी के रूप में भी ले सकते हैं। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग से मेरे शरीर का सारा रक्त यानी खून जम गया है, मांस गलकर नष्ट हो गया है और केवल हड्डियों का कंकाल मात्र ही रह गया है। मेरी दशा अब सारस पक्षी की भांति हो गई। तो सारस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि यदि उसका एक साथी मर जाए तो वो बहुत रोता चिल्लाता है और अपनी जोड़ी के बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर पाता है और उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग देता है। उसी तरह मैं भी विलाप करते करते अपने प्राणों को त्याग रही हूँ। तो रानी नागमती यहाँ पर अपनी तुलना सारस पक्षी के जोड़े से करते हुए कहती हैं कि मैं भी उसी तरह विलाप करते करते अपने प्राणों को त्याग रही हूँ। तो हे प्रियतम, अब आकर मेरे पंखों को यानी मिट्टी को समेट लो। तो व्याख्या यहाँ पर समाप्त हो जाती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सुरुज जाय लंका दिस चांपा।
इस पंक्ति में था वर्ण की पुनरावृत्ति है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। एक और पंक्ति है, विरह बाढ़ दारुण भासियो कापी कापी मरो ले हर जियो। यहाँ पर विरह को बाढ़ का रूप दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक और पंक्ति है, सौर सपेती आवै जोड़ी जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।